नमस्कार, इंदौर लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुर्वेदी। इंदौर को मध्य प्रदेश का शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है और शहर में आईआईटी, आईआईएम जैसे विश्व प्रसिद्ध संस्थान हैं। तो वहीं शहर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी देश और विदेश में अपनी शिक्षा और गुणवत्ता के लिए पहचानी जाती है। इंदौर शहर में लगभग 100 से अधिक प्राइवेट कॉलेज हैं। इसमें रेगुलर कोर्स के अलावा कई सारे वोकेशनल विषय पर देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र आकर पढ़ाई करते हैं। इंदौर में शिक्षा के बढ़ते चलन के साथ इंदौर यूनिवर्सिटी एजुकेशन हब होने के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन का भी हब बनने की ओर अग्रसर है। अब अनलॉक के साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जैसे दक्षिण अफ्रीका, केन्या, श्रीलंका और कई अन्य देशों से छात्र यहां पे पढ़ाई करने के लिए आवेदन दे रहे हैं। शहर में शिक्षा के इस बढ़ते हुए मापदंड को इंदौर और कितना आगे तक पहुंचा सकता है, इसी विषय पर आज इंदौर स्टूडियो से शहर के शिक्षाविद और जानकारों के साथ हम चर्चा करेंगे। तो इंदौर जो कि शिक्षा के हब के रूप में प्रदेश के अंदर जाना जाता है, यहाँ पर आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थान हैं, तो इसके अलावा 100 से भी अधिक प्राइवेट कॉलेजेस हैं, एजुकेशन हब है और अब बाहर के भी छात्र इंदौर का रुख कर रहे हैं। लेकिन ये इसमें और कैसे आगे बढ़ सकता है, यहाँ पर और क्या सुविधाओं का विकास किया जा सकता है, किस तरीके से इसको और बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, इसको ही लेकर के आज इंदौर लाइव में चर्चा होगी। क्योंकि इंदौर के अंदर मौजूदा जो शैक्षणिक संस्थान हैं वो न सिर्फ देश बल्कि बाहर से आने वाले छात्रों के लिए भी एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के तौर पर हैं, जहां पर लोग अपनी पढ़ाई के सिलसिले में, विभिन्न कोर्सेज के सिलसिले में आते हैं। और अब इस बार भी अनलॉक जैसे ही शुरू हुआ है, बाहर के भी छात्रों की तरफ से अप्लाई किया गया है जो कि इंदौर में आकर के कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में आगे कैसे और बेहतर हो सकता है, इंदौर के लिहाज से इसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जो कि एक बहुत बड़ा नाम है, इंदौर शहर एजुकेशन हब के रूप में भी जाना जाता है, और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अंदर भी कोर्सेज को लेकर के या अन्य विषयों को लेकर के क्या इंतजाम और होने चाहिए और किस तरीके से इसको और बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, आज इस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का अपने आप में एक नाम है और इसके अलावा भी कई ऐसे बड़े संस्थान हैं इंदौर के अंदर जिनका नाम देश विदेश में है। तो लोग बाहर से भी रुख करते हैं इंदौर पढ़ने का, और ऐसे में अब इंदौर शहर को एजुकेशन हब के तौर पर और बेहतर तरीके से विकसित कैसे करें, आज इसी पर चर्चा। और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं इंदौर स्टूडियो का। मेरी सहयोगी नाज पटेल जुड़ चुकी हैं। नाज, ओवर टू यू। नमस्कार, इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम इंदौर लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है इंदौर बना ग्लोबल एजुकेशन हब। जी हाँ, जैसा कि जग जाहिर है कि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 तो है ही, लेकिन अब एजुकेशन के क्षेत्र में भी नंबर 1 बनने की ओर अग्रसर है। शहर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में जिस तरह से लगातार अपने प्रयासों के जरिए एजुकेशन क्षेत्र में अपना नाम कमाया है, साथ ही साथ नेक से उन्हें ए ग्रेड की मान्यता भी मिली है, जिसको देखते हुए अब सिर्फ देश या प्रदेश ही नहीं, विदेशों से भी बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग यहाँ पर इंदौर आकर पढ़ाई को लेकर अपनी रुचि दिखा रहे हैं। ये वाकई में इंदौर के लिए काफी गौरवान्वित करने वाली बात है कि जिस तरह से इंदौर में अब शिक्षा का विस्तार हो रहा है, इससे निश्चित ही इंदौर का नाम अब एक बार फिर से पूरे विश्व के पटल पर एक अलग ही नया आयाम लिखने के लिए तैयार है। इस अहम मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ खास जो मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उसमें है डॉक्टर विश्वास व्यास जी, जो कि देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में कार्य परिषद में सदस्य है, साथ ही साथ वो शिक्षाविद है। साथ ही हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे वरिष्ठ पत्रकार नवनीत शुक्ला जी। इसके अलावा देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के डॉक्टर प्रोफेसर पीवी गुप्ता जी हैं, जो कि फॉरेन स्टूडेंट सेल और प्रवेश समिति के हेड भी हैं। आप सभी का मैं बहुत स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम में इंदौर लाइव में। सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी गुप्ता सर से कि जिस तरह से देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी एक नया आयाम लिखने के लिए तैयार है, हम देख रहे हैं कि इंदौर किस तरह से लगातार प्रगति कर रहा है और अब ग्लोबल एजुकेशन की ओर आगे बढ़ रहा है इंदौर। तो सर, ये जानना चाहेंगे कि ये किस तरह का पूरा प्रोग्राम होता है, स्टूडेंट किस तरह से देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में आकर यहाँ पर प्रवेश ले सकते हैं, पूरी प्रक्रिया क्या होती है?
विदेशी छात्रों के लिए एक तो मैडम मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने कहा ए ग्रेड नहीं, एक्चुअली ए+ ग्रेड है। देवीअहल्या विश्वविद्यालय की ग्रेड है दैट इज ए+। और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए एक्चुअली इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस जो ICCR दिल्ली है, वो मतलब डिफरेंट टाइप की स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं और डिफरेंट कंट्रीज से लोग उन्होंने इस बार एक पोर्टल बनाया। पहले तो ऑफलाइन एप्लीकेशंस आती थी, जैसे लास्ट ईयर भी हमारे पास एप्लीकेशंस आई थी, ऑफलाइन आते एक पूरा बंडल जैसे ऑन पेपर अप्लाई करते हैं उस तरह से एप्लीकेशंस आती थी और वो प्रोसेस होकर एडमिशन होते थे। लास्ट ईयर भी कुछ एडमिशन हुए, लेकिन वो कोरोना कार्ड ज्वाइन नहीं हो पाए और चूंकि इधर क्लास शुरू हो चुके थे, कोरोना था, तो वो नहीं हो पाया। इस बार इन्होंने क्या किया, पूरा ऑनलाइन कर दिया। और ऑनलाइन करने से फर्स्ट टाइम, मैं तो यहाँ 30-31 साल से हूँ, मैं तो फर्स्ट टाइम इतना बड़ा नंबर देखा। आई सरप्राइज के 78 स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड। 78 स्टूडेंट हैं और 19 कंट्रीज से, 19 कंट्रीज से अप्लाई किया है। और 19 कंट्रीज से, इसमें से साउथ एशियन से 3 कंट्रीज से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। अफ्रीकन कंट्रीज से है एंड 2 कंट्री हैं, इराक एंड यमन, ये मिडिल ईस्ट से। तो 19 कंट्रीज से बच्चों ने अप्लाई किया है और उनकी एप्लीकेशन तो प्रोसेस में है और कुछ के लिए यहाँ से जवाब जा चुका है। तो किस तरह से विद्यार्थियों को मतलब करना यही है कि ICSR जो अपना वो तो रन करते ही है पूरे, उनके हर मिनिस्ट्री में उनका वो जाता है कि स्कॉलरशिप्स आर ऑफर्ड, तो उसके थ्रू ही बच्चे अप्लाई करते हैं। और फिर जिनके जोनल ऑफिसर्स बने हुए, जैसे मध्य प्रदेश के लिए भोपाल में ऑफिस है, भोपाल से वो कल्चरल यूनिवर्सिटीज को भेजते हैं कि यहाँ पर जो है आपके यहाँ इतनी एप्लीकेशंस आई हैं, आप उनको प्रोसेस करिए। तो इस तरह से ही हमारे पास भी आया था ICSR भोपाल से कि आपके 78 एप्लीकेशन पेंडिंग में है, इनको क्लियर करो। तब हमको मालूम पड़ा कि 70 स्टूडेंट हैव अप्लाइड। उससे पहले तो मुझे मालूम ही नहीं था। वाकई सर, इंदौर के लिए बहुत ही फख्र की बात है कि 19 कंट्रीज से करीब 78 स्टूडेंट आ चुके हैं और काफी इंटरेस्ट यहाँ पर दिखा रहे हैं। सर मेरा एक और सवाल है कि जितने स्टूडेंट आ रहे हैं ऑनलाइन, ये लोग यहाँ पर प्रोसेस है सर ये पूरी, क्या इसके अलावा इन्हें कोई और दूसरे भी एग्जाम देना रहेगी? साथ ही सर ये जो स्टूडेंट है खास तौर से किन किन विषयों में सर ये रुचि दिखा रहे हैं कि उन्हें इस सब्जेक्ट में स्टडी करना है? जो बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री के प्रोग्राम्स हैं, इनमें तो कोई और कंपटीशन नहीं देना है, लेकिन PhD में जो DET होता है, डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट, वो देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना PhD रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। तो कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने PhD के लिए अप्लाई किया है, उनको लिखा गया है कि इस समय एडमिशन नहीं हो सकता आपका, और पोर्टल पर जानकारी देनी है। आजकल कुछ भेजना है, अलग से कुछ नहीं करना है। तो पोर्टल पर उनको मैसेज दे दिया गया है कि जब DET होगी तब आप जो है कंसिडर किए जा सकते हो, सो DET में अपीयर होना पड़ेगा। तो ये तो उनके लिए था। और दूसरे जो बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री के प्रोग्राम से जिन बच्चों ने अप्लाई किया है, उनके एडमिशन जो है डायरेक्ट होते हैं। तो 15% सीट्स हैं जिस पर डायरेक्ट एडमिशन दिए जा सकते हैं। तो और जो सब्जेक्ट्स हैं मैनेजमेंट में हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हैं, BE लेवल पे भी है। इस तरह से डिफरेंट टाइप के कोर्सेज के लिए अप्लाई किया है। लेकिन देखने में ये भी आया कि लगभग 50% स्टूडेंट्स उन्होंने अच्छी तरह से अप्लाई नहीं किया, इवन कोर्स के नाम ठीक नहीं डाले। तो हम लोग इसी असमंजस में है कि वो आखिर किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई जरूर किया है 78 में से, लेकिन वो उन्होंने कोर्स ही क्लियर नहीं किया। और कुछ ऐसा है जो कोर्स हमारे चलता ही नहीं, दे अप्लाई, तो उनको फिर मना लिखा गया है कि बिकॉज दिस कोर्स इज नॉट बीइंग रन इन द यूनिवर्सिटी, सो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो इस तरह से हमको जवाब देना है। जी सर, साथ ही हमारे साथ डॉक्टर विश्वास व्यास जी भी हैं, जो कि देवीअहल्या यूनिवर्सिटी की कार्य परिषद के सदस्य हैं। साथ ही साथ वो शिक्षाविद भी है। वो हमेशा ही काफी मुखर रूप से जो स्टूडेंट की भलाई के लिए परिषद की जब भी बैठक होती है उसमें वो मुद्दे उठाते हैं। हम सर से भी जानना चाहेंगे, सर अब जिस तरह से विदेशों से बड़ी संख्या में हमारे इंदौर के देवीअहल्या यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट आ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ाई के लिए आ रहे हैं, कितना बेनिफिट होगा? और साथ ही साथ सर इंदौर के एजुकेशन को लेकर कितनी ज्यादा और इसमें दूसरे स्टूडेंट को भी इस चीज से सर फायदा हो पाएगा? विश्वास जी। देखिए, निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी सफलता है। ये देवीअहल्या विश्वविद्यालय का जो नाम है, जितनी प्रतिष्ठा इसने अर्जित की है, उसमें यहाँ के छात्रों का, यहाँ के स्टाफ का, माननीय जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, सभी का योगदान है। उसी का ये फल है कि हमें A+ ग्रेड मिला है। और ये जो जितने भी 19 देशों से बच्चे यहाँ पर एडमिशन के लिए आ रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा फायदा इस तरह से देखा जा रहा है कि जैसा हमारा नाम है,
यदि फॉरेन स्टूडेंट्स एक बार आना शुरू होते हैं, अभी आपने देखा होगा, सर आपको बता रहे थे कि ज्यादातर एडमिशन्स पोस्ट ग्रेजुएशन में है, अंडर ग्रेजुएशन में भी बच्चे आएंगे। और हम पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है रही है देश की, मैं आपकी जानकारी में देना चाहता हूँ, जिसने सबसे पहले सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज शुरू किए थे। देश में सबसे पहली बार सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में ही प्रारंभ हुए थे। यहाँ का मैनेजमेंट प्रोग्राम बहुत फेमस है, यहाँ का EMRC या जर्नलिज्म के कोर्सेज बहुत लोकप्रिय हैं। इन पाठ्यक्रमों में निश्चित तौर पर बच्चे बाहर से आना शुरू होंगे। जब बाहर से बच्चे आते हैं तो एक कल्चरल एक्सचेंज तो होता ही होता है, उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी को भी बेनिफिट है और स्थानीय रूप से फायदा तो होगा ही होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम लोगों को करना पड़ रहा है, काफी सारी चीजें हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक सामूहिक प्रयास से सभी लोगों को फायदा होगा। जो बच्चे आ रहे हैं जहाँ से, उन्हें भी बेनिफिट है और शहर को तो बेनिफिट है ही। अंतरराष्ट्रीय नक्शे पर शहर पहचाना जाता है एजुकेशन हब के रूप में। जी बिल्कुल विश्वास जी, सही आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंदौर की एक अलग पहचान तो है ही, स्वच्छता के मामले में तो है ही, लेकिन अब देख रहे हैं हम एजुकेशन के लिए भी लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और नंबर 1 की ओर अग्रसर है। तो विश्वास जी, आप कार्य परिषद के सदस्य भी हैं, तो इसके पहले इस तरह के कोई मुद्दों पर चर्चा हुई या अब आगे जाकर विदेशों में इस तरह के कोई स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत भी इस तरह से कोई होगा कि देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में इस तरह के कोर्सेस हैं, आप और आइए हमारे शहर में, देखिए कि हमारे यहाँ एजुकेशन क्वालिटी कितनी बेहतर है। जरूर, हम लोगों ने इस पर पहले भी बात की है और अभी जो वर्तमान विश्वविद्यालय प्रशासन है, सारी कार्य परिषद के सभी सम्मानीय सदस्य हैं, इस बारे में पूर्व में चर्चा हो चुकी है। और कहीं न कहीं जब A+ ग्रेड हमारा था और जैसे हमारा रेपो है देश भर में, दुनिया भर में, इनफैक्ट हमारे विश्वविद्यालय का जो नाम है, उसको देखते हुए यह प्रत्याशा थी कि हमें अब की बार काफी अच्छे प्रवेश मिलेंगे। तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉस्टल बनाने की योजना पहले से डिस्कस की हुई है कि जो भी लोग बाहर से बच्चे आएंगे उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए इस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। उस पर काम भी आगे बढ़ा है, उस पर बड़ी सार्थक चर्चा भी हुई है। उसके अलावा उन छात्रों से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज दूसरी देनी है, उसको लेकर भी कार्य परिषद ने माननीय कुलपति जी की सहमति से हम सभी लोगों ने प्रयास किया है कि उन्हें हर तरह की सुविधा दी जाए और यहाँ पर जितना ज्यादा बेनिफिट हो सके उन्हें भी और हमें भी, विश्वविद्यालय को भी, यहाँ इंदौर शहर को भी, उसके लिए प्रयास करें। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद 3 महीने पहले एक ही कार्य परिषद की बैठक में ये चर्चा हो चुकी थी, क्योंकि इसकी संभावनाएं पहले से हमें नजर आ रही थी। जी बिल्कुल विश्वास जी, आपने सही कहा कि यूनिवर्सिटी लगातार सकारात्मक रूप से काम कर रही है, चाहे हमारे इंदौर शहर के छात्र हो या विदेश से पढ़ने वाले छात्र हो, उनके लिए एक बेहतर माहौल भी हम लोग यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नवनीत शुक्ला जी है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि सर, जिस तरह से इंदौर लगातार हर क्षेत्र में अब प्रगति कर रहा है, चाहे वो स्वच्छता की क्षेत्र की हम बात कर ले या फिर खेल की हम बात कर ले या फिर मनोरंजन की बात कर ले, लेकिन अब शिक्षा की ओर जो ग्लोबल कदम यूनिवर्सिटी की ओर से उठाया गया है, इससे शहर में कितना विकास होगा और साथ ही साथ स्टूडेंट की हम बात करें तो सर, स्टूडेंट को कितना ज्यादा फायदा होगा? देखिए नाज जी, निश्चित रूप से मैं कुलपति जी को और गुप्ता जी को बधाई देता हूं कि 38 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दूसरे देशों के अगर छात्र इंदौर विश्वविद्यालय में आए हैं और ये एक बड़ी उपलब्धि भी है इंदौर में। पर इसके अलावा मैं ये मानता हूं कि फिर भी ये कम है। हमें इंदौर विश्वविद्यालय को अपने आप बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, विश्वास जी ने कहा है, वैसे मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 4 या 5 यूनिवर्सिटी देखी है, तो उनके कैंपस में ही जो विदेशी छात्र हैं उनके लिए इतनी ज्यादा सुविधाएं रहती है कि बहुत सारे छात्र जो हैं कैंपस से बाहर ना भी जाएं तो उन्हें सारी सुविधाएं वहीं की वहीं मिल जाती हैं। हमारे यहाँ जो विदेशों से छात्र आ रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि उनके लिए आवास की व्यवस्था और हॉस्टल का कोई बहुत बेहतर मैनेजमेंट हमारे यहाँ नहीं है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अंदर, तो उसका एक हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। पर अगर इस दिशा में अगर बेहतर काम हो सके तो मुझे ऐसा लगता है कि हम 38 छात्र क्यों, हम 380 छात्रों का एक प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मैं सोचता हूँ आसपास के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो भारत के एजुकेशन पर आश्रित हैं। निश्चित रूप से एजुकेशन का स्तर बहुत ऊंचा हो गया भारत में, खासकर तकनीकी क्षेत्र के मामले में। और इंदौर इसलिए भी मैं इसको ज्यादा बेहतर समझता हूँ कि इंदौर बड़े शहरों में एकमात्र ऐसा शहर है जिसको IIM और IIT दोनों मिले हुए हैं, जो दूसरे शहरों में ये उपलब्ध कम है पर इंदौर को मिली हुई है। और इंदौर एजुकेशन के मामले में देश भर की बड़ी बड़ी कोचिंग क्लास संस्थान जो है वो इंदौर में डेरा जमाए हुए हैं। उसके कई कारण है और हम ये देखते भी हैं कि जो भी एग्जाम होती है
तो चार्ट लंबे आते हैं कि इंदौर में पढ़ने वाले इतने इतने छात्र IIT, IIM भी इनमें सब में सिलेक्ट हुए हैं। तो ये इंदौर के लिए गौरव की बात है। हमारा कोई बच्चा अगर इस दिशा में आगे जाता है तो हमको सबसे ज्यादा खुशी होती है। फिर भी विश्वविद्यालय में मुझे लगता है कि अभी कुछ काम और होने चाहिए। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ ही विभागों के कैरियर प्लेसमेंट है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि विश्वविद्यालय को अपने खुद के लिए कैरियर प्लेसमेंट की ऑनलाइन चालू करनी चाहिए व्यवस्था, जिसमें जिस भी कंपनी को अगर बेहतर छात्र चाहिए तो वो अपनी साइट खोल के देख ले कि यहाँ से कौन से छात्र हमें बेहतर मिल सकते हैं। या कैरियर के लिए भी कैंपस लगाए जा सकते हैं विश्वविद्यालय में, ताकि अधिक से अधिक लोगों को हम आज की तारीख में रोजगार की तरफ भी कहीं ना कहीं मोड़ें, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा दिक्कत रोजगार की भी होती है। तो ये 2 या 3 चीजें ऐसी हैं कि अगर इस दिशा में विश्वविद्यालय काम करे तो बहुत बेहतर होगा। और खासकर विदेशी छात्रों के लिए मुझे लगता है नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश, आसपास के जितने छोटे मालदीव वगैरह हैं, यहाँ बड़ी तादाद में छात्र आना चाहते हैं, पर उन्हें लगता है कि सुविधाएं क्या है क्या नहीं है। एक बेहतर विकल्प अगर यूनिवर्सिटी दे सके और उनके सवालों को हल कर सके और खासकर छात्रावास की व्यवस्था कर सके, तो मैं सोचता हूँ कि हम और आप अगली बार जब इस चैनल में मिलेंगे तो छात्रों की संख्या 100 के लगभग हो चुकी हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल इस बारे में मैं विश्वास जी से पूछती हूँ कि उनका क्या कहना है कि यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट आ रहे हैं विदेश से पढ़ने के लिए, तो क्या यूनिवर्सिटी तैयार है उन्हें तमाम सुविधा देने के लिए? जैसे आपने हॉस्टल की बात कही है, साथ ही साथ आपने रोजगार की बात कही है, हो सकता है उन्हें लैंग्वेज की भी कुछ प्रॉब्लम हो, इंग्लिश तो एक है ही, हिंदी वगैरह को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे विश्वास जी? देखिए भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, नवनीत भाई साहब ने बिल्कुल सही बातें उठाई हैं। हॉस्टल के लिए हम लोग पहले से प्रयास शुरू कर चुके हैं और आप लोग देखेंगे कि जैसी प्रत्याशा थी, कोरोना की वजह से वो योजना थोड़ी सी लेट जरूर हुई है, लेकिन निश्चित तौर पर हम जल्दी से जल्दी उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले से वो योजना में है, कार्य परिषद में उस पर चर्चा भी हो चुकी है, तो हॉस्टल उनके लिए बन ही रहा है। जहां तक बाकी चीजों का सवाल है, हमारे कुछ विभागों में तो बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है। यदि आप विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो शायद ही, यदि आप हम मीडिया पर हैं इसी पर चर्चा कर लें, तो शायद ही देश का कोई बड़ा मीडिया हाउस होगा जहां इंदौर विश्वविद्यालय से पढ़े छात्र नहीं हो। हमारा EMRC या हमारा स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, IIPS, IMS, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वहां से अच्छे प्लेसमेंट्स हुए हैं निश्चित तौर पर हम आगे और भी प्रयास कर सकते हैं। जहां तक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का सवाल है, तो वो विश्वविद्यालय UTD में इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई हो रही है और ज्यादातर वहां पर जो माहौल है, हमारे जो छात्र हैं चूंकि CET के थ्रू आते हैं, आपकी जानकारी में होगा, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता को फेस करके आते हैं। हम अकेले ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ CET होती है मध्य प्रदेश में, तो वहाँ माहौल एकेडमिकली भी बहुत अच्छा है। और यदि आप इस तरह की बात करें तो लैंग्वेज बैरियर जैसा बच्चों को कुछ वहाँ पर महसूस नहीं होना चाहिए। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की सवाल है, तो हमारा जो UTD कैंपस है वहाँ पर बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। लेकिन हाँ, मैं नवनीत भाई साहब की बात से एक बात में इत्तेफाक रखता हूँ कि बहुत सी चीजें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के छात्रों की जरूरतें हो सकती हैं और वो हमारे यहाँ भी मौजूद नहीं हो, तो हम निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी वे सुविधा भी जुटा ली जाए। और अगले वर्षों में जबकि छात्र काफी संख्या में आने लगेंगे, तब तक हम वो सारी सुविधाएं विश्वविद्यालय में जुटा लेंगे। बिल्कुल विश्वास जी, और आपने बिल्कुल सही कहा कि देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले कई स्टूडेंट हैं जो आज देश विदेश में इंदौर के साथ ही साथ यूनिवर्सिटी का नाम भी रोशन करे, और हमें भी फक्र है कि हम भी देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट हैं। बिल्कुल जी। अब मैं जी सर, जी बिल्कुल, अब मैं डॉक्टर गुप्ता सर से पूछना चाहूंगी सर कि जिस तरह से लगातार स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं, रुचि दिखा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो सर कोई क्राइटेरिया भी रखा गया है, एज क्राइटेरिया भी रखा गया है, साथ ही सर कितना ज्यादा उन्हें एक फ्रेंडली यहाँ पर फ्रेंडली जो माहौल हम कह सकते हैं उसको देने के लिए यूनिवर्सिटी तैयार है? गुप्ता सर। उनके लिए क्राइटेरिया तो परसेंटेज जो मिनिमम क्राइटेरिया चाहिए एडमिशन के लिए, जो एलिजिबिलिटी कहते हैं जिसको, अगर वो एलिजिबिलिटी क्लियर करते हैं तो दे कैन बी एडमिटेड, उनका प्रवेश दिया जा सकता है उनको। और जहाँ तक दूसरे स्टूडेंट के, अब जब कैंपस में रहेंगे तो अदर स्टूडेंट से मिलेंगे। और अब जो हिंदी की बात थी, हिंदी तो यहाँ रहेंगे, थोड़ा बहुत तो हिंदी सभी सीखेंगे, क्योंकि सिटी में जाना है उनको, इधर उधर थोड़े बात करनी है, तो हिंदी तो सब सीखेंगे। और यूनिवर्सिटी कैंपस में सेल्फ देखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उनको, क्योंकि पहले भी बच्चे आए हैं और इवन PDF में भी आए, पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप लेके भी आए हैं, और उन्होंने काफी रिसर्च किया काम। हमारे इस डिपार्टमेंट में भी जब फ्यूचर स्टडीज था उस समय भी स्टूडेंट आए थे और बहुत काफी अच्छा करके गए।
अब तो डिपार्टमेंट डाटा साइंस हो गया है। तो और एक और बात, डाटा साइंस से एक स्कूल ऑफ डाटा साइंस जो है पूरी कंट्री में देखें तो सबसे पहले देवी अल्लाह में स्टैब्लिश हुआ, जो इसकी आज की डेट में बहुत ज्यादा डिमांड, पहली बार जी डाटा सर। सर एक सवाल और था मेरा, जो ये स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने आएंगे तो ये अपने खुद के खर्चे पे रहेंगे या जितने भी विदेश से ये लोग पढ़ने आ रहे हैं वहाँ की गवर्नमेंट उनका खर्चा वहन करेगी, या सर हमारे यहाँ की गवर्नमेंट उनके पूरे पढ़ाई का खर्चा उठाएगी? इनकी पढ़ाई की पूरा खर्चा तो नहीं, लेकिन इनकी जो फीस है, अदर एक्सपेंसेस है, वो आईसीएसआर बियर करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही यूनिवर्सिटी पूरा जो फीस होगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भेजेगी। उनके हॉस्टल का खर्चा उनको बियर करना है। सर ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन बाकी पूरे खर्चे जितनी फीस होगी सब ऐसी स्टेट देगी। जी सर, बहुत ही अच्छी सर ये बात है कि स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा माहौल हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, साथ ही साथ स्टूडेंट को किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए भी यूनिवर्सिटी पूरी तरह से तैयारी कर रही है। सर मेरा एक सवाल और था आपसे, हम देख रहे हैं कि हालिया दिनों में कुछ समय को सर रिजल्ट को लेकर थोड़ी सी यूनिवर्सिटी की ओर से लेट लतीफी हो रही है या रिजल्ट थोड़े से लेट आ रहे हैं, तो सर ये कोई एक हमारे लिए कहीं कोई नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ेगा कि रिजल्ट को लेकर हमेशा ही यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ खामियां रहती है? देखिए, जो रिजल्ट लेट आने वाली जो बात की है वो कॉलेज वाली बात है, जिनके एग्जाम्स जो है वो अलग लेवल पे होते हैं। ये एडमिशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। यूटीडी के रिजल्ट, अगर कोरोना नहीं होता तो मई में रिजल्ट सब डिक्लेयर हो जाते हैं, तो यूटीडी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। जुलाई का नया सेशन शुरू होने से पहले ही सारे रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं और सबको जो है उनको ग्रेड शीट दे दी जाती है, तो यूटीडी में ऐसी कोई समस्या नहीं है। जी बिल्कुल। विश्वास जी, लगातार हम जिस तरह से बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में बेहतर माहौल बनाने की बात की जा रही है और साथ ही साथ जो स्टूडेंट है उन्हें हर फैसिलिटी यहाँ पर दी जाएगी। जैसे सर मैंने अभी सवाल किया गुप्ता जी से कि यूनिवर्सिटी में कुछ खामियां भी है, रिजल्ट को लेकर है, कहीं न कहीं कुछ और भी कहीं हम देखते हैं कई मुद्दों पर है जो कि जिससे कि स्टूडेंट कहीं न कहीं परेशान होते नजर आ रहे हैं, तो इसको लेकर यूनिवर्सिटी क्या आगे रणनीति बनाएगी कि इस तरह की परेशानियां स्टूडेंट्स को ना हो? देखिए, जैसा अभी गुप्ता सर ने कहा, यूटीडी में यूजर का कोई इश्यू नहीं है। और थोड़ी सी मैं जानकारी दुरुस्त कर दूं, पिछले 2 सालों में जब कोरोना चल रहा है और ओपन बुक एग्जाम चल रही है, उसमें बच्चों को कॉपियां जमा करनी होती हैं और उनकी कॉपियां वहीं से जांच कर इंटरनल मार्क्स कॉलेजेस से आते हैं। कॉलेजेस की कुछ समस्या रही इसलिए, वरना रिजल्ट्स पर हम लोग बहुत अच्छा काम कर पाए हैं और विश्वविद्यालय पूरा प्रशासन इसके लिए धन्यवाद का पात्र है। जी जी हाँ, जहाँ तक सर अभी बीएड का रिजल्ट है जिसमें सर एक स्टूडेंट को करीब कितना सर 400 में से 99 मार्क्स ऐसे कुछ दे दिए थे सर, तो उसको लेकर इश्यू बना हुआ है अभी। मैं ऐसा कह रहा हूँ, ऐसे छोटे छोटे इश्यूज तो चलते रहेंगे। आप एक विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं जो एक बहुत बड़ा परिवार है, लगभग 290 कॉलेजेस एफिलेटेड हैं हमारे विश्वविद्यालय से, यूटीडी कैंपस है ही। और चूंकि इंदौर में होने की वजह से और A+ यूनिवर्सिटी होने की वजह